इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोई देश किस पर विश्वास कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए? शायद आप में से कुछ लोग सोचें कि अच्छा यूएन या फिर किसी और संस्था की बात कर रहे हैं सर। देखिए, सीधा सा आंसर है किसी पर नहीं। यानी कि व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी यू कैन ओनली रिलाई ऑन योर ओन नेशंस एक्चुअली स्ट्रेंथ, राइट? तो ऐसे में डिफेंस उसका एक प्राइमरी कंपोनेंट है। यानी कि सुरक्षा के लिए और भी चीजें जरूरी हैं, आर्थिक ताकत भी जरूरी है। डिफेंस वाले एंगल पर आज हमें बात करनी है। रिसेंटली सिप्री यानी कि स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि इंडो पैसिफिक के देशों में सबसे ऊपर कौन है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। अगर रक्षा क्षेत्र में बात करें तो कौन सबसे ऊपर है? तो उसमें सबसे ऊपर आया चाइना। इंडिया काफी पीछे है। तो हमें बात करनी है कि कई चीजें कॉमन रही हैं इंडिया और चाइना में। एक तरफ इंडिया में नेहरूवियन एरा से हम देखते आए हैं, डिफेंस की बात करें तो सरकार के अंदर रहेगा, मींस डीपीएसयूज, जो डिफेंस की पीएसयूज हैं वही रिसर्च करेंगी, वही डिजाइन और वही मैन्युफैक्चर। और क्योंकि वो जरूरतें पूरे नहीं कर सकती तो हमारी निर्भरता होगी किस पर? रशिया, फ्रांस, यूएस, इजराइल जैसे देशों पर। लेकिन 2017 में एक कुछ खास बात हुई। 1990 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे इंपोर्ट, जो इंपोर्ट बिल होता है डिफेंस का, उसमें एक्चुअली हमने एक डिक्रीज देखा। तो ये खुशी वाली बात है कि भाई हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है जो इंपोर्ट पर होता है उसमें कुछ डिप देखा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आ पाया और जर्नी क्या रही चाइना की, क्योंकि मैं कह रहा हूं चाइना और इंडिया में कुछ चीजें कॉमन रही हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। क्योंकि चाइना में भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज यानी कि सरकारी कंपनियों को जिम्मा दिया गया मैन्युफैक्चर करने का, तो वो भी उसी डायलेमा में स्टक थे जिस डायलेमा में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन सेक्टर स्टक रहा। फिर चाइना ने ऐसा क्या किया जो एक्चुअली वो अपने हालात काफी सुधार पाए। और देखिए, भारत ने भी पिछले स्पेशली 2017 से काफी कदम उठाए हैं, उसका एक्चुअली हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में यहां से खासा क्वेश्चन बनते हैं। इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में आपके एनालाइज करके एग्जामिन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। चाइना मोर सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस प्रोडक्शन आउटरैंक्स इंडिया बाय मैसिव मार्जिन से स्टडी। जब भी इंडेक्स वाला कोई इशू आए ना तो दिमाग में रखना, रैंकिंग तो ठीक है, साथ में पैरामीटर पर फोकस करना, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। मतलब किस बेसिस पे भाई, मार्जिन किस बेसिस पे? व्हाट डज दिस रिपोर्ट से? 12 देशों की रिपोर्ट है, मतलब 12 देशों का इन्होंने डिफेंस सेक्टर को एनालाइज किया और इसमें सबसे ऊपर एक्चुअली चाइना है। अब कौन कौन से देश हैं? इंडो पैसिफिक के देश हैं। और आप सबको पता है कि इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू रन द वर्ल्ड इन फ्यूचर, राइट? इसी वजह से इस रिपोर्ट पर खासा फोकस है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स यहां से चलने वाली है तो जाहिर सी बात है मिलिट्री कंटेस्टेशन भी यहां पर होने वाला है, राइट? इम्बैलेंसिंग बैलेंसिंग चलती रहेगी। दूसरा ताकत को बढ़ाएगा तो दूसरे वाला देश फिर अपनी ताकत को बढ़ाएगा। तो ऐसे में कंपैरिजन देखना चाह रहा था सिप्री। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम। आपने देखा होगा कि इसमें यूएस नहीं है, इसमें रशिया नहीं है, इसमें फ्रांस नहीं है। कारण हम इंडो पैसिफिक देशों की बात कर रहे हैं ना इस रिपोर्ट में, राइट? तभी चाइना यहां पर सबसे ऊपर मिला आपको। अब इंडिकेटर्स मैंने कहा कि ध्यान रखना। सबसे पहले इंडिकेटर इसमें देखा इन्होंने आर्म्स प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब केवल इंपोर्ट नहीं होता। प्रोक्योरमेंट का मतलब जो सरकार है, जो डिफेंस फोर्सेस है, उसके लिए सरकार ने जो खरीदे हैं वेपन्स, चाहे वो इंपोर्ट किए हों, चाहे वो अपने ही आपकी डीपीएसयूज हैं, आपकी कंपनी है, वहां से आपने बनवाए हों। तो एक क्राइटेरिया तो ये था, तो डिफेंस आर्म्स का प्रोक्योरमेंट। दूसरा था कि भाई आर्म्स जो है उसकी जो इंडस्ट्री आपके यहाँ वो कितनी वायबल है, कितनी स्ट्रेंथन है, मतलब कि टॉप 5 जो कंपनीज हैं वो कितनी बड़ी कंपनीज है और किस तरह के वेपन्स बना रही हैं। और तीसरा था जो आपके यहाँ आर्म्स टेक है, वो जो नेक्स्ट जनरेशन टेक है उसके लिए कितने सूटेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे अनक्रूड, एक्चुअली वाटर अनक्रूड व्हीकल। मतलब क्या हुआ, जैसे कि वाटर में चलने वाला एक ड्रोन, आपने हवा में चलने वाले ड्रोन, तब ड्रोन वर्ड से ही आपके दिमाग में क्या आता है? अनमेन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी, राइट? जब उसमें सी लगा देते हैं वो कॉम्बैट भी करने लगता है, वो गोलियां भी दागने लगता है, टारगेट हिट करने लगता है। तो ऐसे ही यहां पर बात चल रही है कि ऐसे ही पानी के लिए और ऐसे ही आपकी जमीन के लिए भी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है इसमें आप कहां पर स्टैंड करें? तो 3 इन्होंने क्राइटेरिया मेन लिए। अब नीड क्या है सेल्फ रिलायंस की? सीधी सी बात है, देखिए अगर आप डिपेंडेंट रहे
तो जब भी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी आपको, तो हो सकता है आपके जो दुश्मन है उसका दोस्त वो देश हो जिससे आप डिफेंस खरीदते हैं। अब वो कहेगा कि भाई जरा इनका सप्लाई रोक देना, जरा सप्लाई कम कर देना, तो बहाने बनाने लग जाएंगे कि एक्चुअली सप्लाई में देरी हो रही है। डायरेक्ट मना नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं, देरी कर देंगे। अगर मुझे बताइए देरी कर दी उन्होंने या बेस्ट टेक्नोलॉजी आपको नहीं दी, तो नुकसान किसका होगा? देश का होगा। हमारे जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, नुकसान उनका होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे में सेल्फ रिलायंस इज द की, अपने आप बनाना ही होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दूसरा बेनिफिट इसका यह है, आप खुद तो मजबूत होंगे, लेकिन जो देश डिफेंस टेक में मजबूत होता है उस देश का इंटरनेशनल स्टेटस भी इंप्रूव होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से, सुरक्षा की जरूरत हर देश को है। अब हर देश तो अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इतना इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया को तो जरूरत है ना भाई। हमारे दो खूबसूरत नेबर्स हैं, राइट, बहुत ही अच्छे प्यारे हमारे उनके साथ संबंध हैं, राइट। इससे पहले कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, होते रहते हैं, तो उनके साथ दोस्ती यारी जो हमें बनाकर रखनी है, तो दोस्ती यारी में हमें हथियार टेबल पर रखना होता है। ये टैंक्स हैं, ये हमारे पास LCAs हैं, राइट। और दूसरा, अगर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं तो, और हमारा जो लोकेशन है इंडियन ओशन में, तो इस वजह से जो अदर छोटे छोटे देश हैं उनको सुरक्षा के लिए हम अपनी तकनीक दे सकते हैं। तो यानी कि सुरक्षा की पॉइंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। उसके लिए आपकी डिफेंस टेक को की जरूरत पड़ेगी दूसरे देशों को, आप उनको देंगे तो आपका औहदा ही बढ़ेगा, प्लस पैसा भी आएगा। तो ऐसे में भी ये जरूरी है, डिफेंस डिजाइनिंग भी, प्रोडक्शन भी। इंडिया की जर्नी क्या रही अभी तक? देखिए, जब हम आजाद हुए तो उस समय भी हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, आजादी के समय पर, राइट। अभी उस जर्नी पर लेकर चलने से पहले, जैसे आप ये डेटा देखते हैं, 2013 में टॉप इंपोर्टर्स में थे हम, लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखो 2017 में ऐसा हुआ कि हमारा जो आर्म्स इंपोर्ट है वो 1990s के बाद पहली बार डिप आया, ठीक है। और 2017 के बाद हमने अब केवल इंपोर्ट में ही डिप नहीं, अब हमने एक्सपोर्ट में भी बढ़त हासिल की है। तो यानी कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, डेटा आपके सामने है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट नंबर रटने हैं, दिस इज नॉट व्हाट UPSC इज गोइंग टू आस्क, लेकिन हाँ ये पता हो आपको लमसम कि हाँ अब हमने डिफेंस सेक्टर में लगभग इतना बढ़त करा है। ये पता होना चाहिए कि भाई 2025 तक हमारा जो टारगेट है वो 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के टाइम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस टाइम पर हमारे पास 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमें मिली थी। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में जो शुरुआती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वो किसने लगाई थी? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि हथियार बनाने के लिए फैक्ट्री। तो आप में से कई लोग कहेंगे सर हाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, या फिर आप किसी महाराजा का नाम ले देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं? लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में पूछूंगा आपसे, ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया है, वो आपसे पूछेंगे, वहां पे पता लग जाएगा। लेकिन आंसर ये है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है और कोई लोकल महाराजा भी नहीं है, राइट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। और साथ में हमें कुछ एक्चुअली डिफेंस PSUs भी मिली थी, जो डिफेंस PSUs हमने कैरी फॉरवर्ड की थी। और फिर उसके बाद देखिए 2007 तक हमने इसको बढ़ाया, जैसे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना ली, 16 आपकी DPSUs बना ली, यानी कि डिफेंस सेक्टर की पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, यानी कि सरकारी कंपनियां, ठीक है, जैसे कि आपकी HAL है। और 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद कहा, अब एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि शायद जिस तरीके से फ्रांस, US, कितने सारे वेस्टर्न नेशंस में प्राइवेट सेक्टर एंगेज है, तो शायद भारत भी ओपन अप करेगा। लेकिन डिफेंस सेक्टर पर हम थोड़ा एक्चुअली इतनी जल्दी ओपन होने वाले थे नहीं। तो 2011 में हमने स्टेप्स लेने स्टार्ट किए कि ठीक है हम प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करेंगे। 2017 के बाद हम खासा पुश इसमें देख रहे हैं। 2017 को इसी वजह से कहा जाता है टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट कैसे? इससे पहले हम देख रहे थे कि डिफेंस में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हम राइफल, छोटे वाहन, तो ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट, एम्यूनिशन बना रहे थे। लेकिन अब हमें जरूरत थी कि इंडिजिनस बिग प्लेटफॉर्म्स हमको चाहिए, यानी कि बिग प्लेटफॉर्म्स का मतलब एग्जांपल है मीडियम गन्स, रडार सर्वेलेंस सिस्टम्स, बैटल टैंक्स, आपके कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, अभी रिसेंटली चर्चा में था, उस पर मैंने वीडियो बनाई, राइट। ऐसे ही आपके फॉर एग्जांपल तेजस, राइट। तो ये जो बिग वेपनरी है हमने इसको भी बनाना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ाया गया है, यानी कि हमारी जो PSUs है उनसे कहा जा रहा है कि यू शुड होन द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि आप स्क्रैच से हर चीज खुद नहीं बना सकते, तो आपको एंसिलरी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा। भाई आपने फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग AMCA, राइट, 5th जनरेशन बना रहे हैं, तो 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए आपको कितने सारी छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, कंपोनेंट के। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज को एक्चुअली आप बनाने में हेल्प करेंगे, तो जाहिर सी बात है जॉब्स भी बढ़ेंगी,
राइट। तो एनकरेज किया जा रहा है एमएसएमईज को, यानी कि मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को कहा जा रहा है कि यू आर गोइंग टू बी द की हियर। रोल ऑफ गवर्नमेंट ने 25% पैसा केवल R&D के लिए रखा है, तो ये एक्चुअली डिफेंस एक्सीलेंस के लिए अति आवश्यक है। 2 इनिशिएटिव ध्यान रखिएगा पोर्टल, जैसे कि आईडेक्स इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस और सृजन के थ्रू एक्चुअली आप जैसे एमएसएमईज हैं हमारी, ये प्राइवेट सेक्टर के यूनिट्स हैं, तो इन्हें पता भी तो होना चाहिए ना कि किस तरह की डिफेंस नीड हमारे देश में होने वाली है। आपने फैक्ट्री लगा ली, आपको यही नहीं पता कि एक्चुअली क्या क्या नीड्स होने वाली हैं, तो आप प्लान कैसे करेंगे अपनी फैक्ट्री को, जल्दी बंद हो जाएगी। तो ऐसे में भारत सरकार ये इनिशिएटिव्स ले रही है, राइट। साथ में देखिए तेजस MK2, भारत सरकार का फोकस है कि जो हमारे पुराने एक्चुअली एयरक्राफ्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैगुआर, मिराज, मिग, तो हम इनको रिप्लेस करके तेजस मार्क 2 ला रहे हैं। प्लस 5th जनरेशन AMCA पर फोकस कर रहे हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाई। अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण यू कैन से अचीवमेंट है। तो रिसेंटली जो एयर पावर इंडेक्स है उसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंक 3rd थी, तो USA, रशिया एंड देन इंडिया, इवन चाइना से ऊपर थी। एयर पावर इंडेक्स 2022, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब कंपेयरिंग इंडिया एंड चाइना, कंपेयर करते हैं। मैंने कहा कि कुछ सिमिलरिटीज तो थी, जैसे कि चाइना एक ऐसा देश था जिसमें भी सरकार, यानी कि वही कम्युनिस्ट मॉडल ओरिएंटेशन था कि सरकार के कंट्रोल में रहेगा। तो इनिशियली इन्होंने मल्टीपल फैक्ट्रीज तो बनाई, लेकिन सब सरकारी थी, और उसमें एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई। और मिनिस्ट्री जैसे फॉर एग्जांपल एविएशन एरोस्पेस इंडस्ट्री, अब इस मिनिस्ट्री के अंडर PSU थे, इन्हीं का काम था कि भाई आप एरोस्पेस में, मिसाइल में, यू आर द वन, यू हैव टू मैन्युफैक्चर। फिर इन्होंने इसी के अंदर ये PSUs बना दी। तो एक तरीके से आपको नहीं लग रहा कि हाँ कुछ ऐसा मॉडल ही हमारे यहाँ है? हमारे यहाँ भी PSUs हैं, राइट। HAL है, DRDO है, DRDO की ही अपनी कितनी सारी लेबोरेटरीज हैं। इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री, तो ब्रॉड बेस हमारा भी यही था। अब हम फिलहाल हम फाइटर जेट्स भी, सरफेस कॉम्बैट भी बना रहे हैं, हम सबमरीन्स भी बना रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल भी बना रहे हैं, टैंक भी बना रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो शिफ्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब मैं सेम डायरेक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी PSUs की क्षमता को बढ़ाया, हमने भी अपनी PSUs की क्षमता को बढ़ाया। 18 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 14 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, DRDO है, HAL है। अब HAL अकेली ऐसी हमारी DPSU है, डिफेंस सेक्टर की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो यू कैन से एयर सपोर्ट सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन करती है। तो अब देखिए वेरिएशन देखिए, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बना रही है, हेलीकॉप्टर्स भी बना रही है, ट्रेनर्स भी बना रही है, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी बना रही है। तो एक वाइड वेरिएशन है इन द एक्टिविटीज विच HAL इज एंगेज्ड इन। अब कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? चाइना और इंडिया दोनों का जो रिलायंस रहा है वो एक्विजिशन पर रहा है, यानी चाइना भी आयात पर निर्भर रहा है, इंडिया भी आयात पर निर्भर रहा है। यानी कि आज भी चाइना, जब मैं कह रहा हूँ ना सेल्फ रिलायंट बन गया, तो किस वे में सेल्फ रिलायंट बना? एक्चुअली ये इंडो पैसिफिक में बना, लेकिन आज भी कितने सारे कंपोनेंट हैं जो चाइना इंपोर्ट कर रहा है, राइट। बोथ कंट्रीज हैव फेस सेम प्रॉब्लम्स, यानी कि हमने इन्वेस्ट तो किया DPSUs में, लेकिन मॉडल वो सरकारी था, तो बिग ब्रेक थ्रूज नहीं आ पाए, यानी कि कुछ नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजीज इतनी नहीं बन पाई। तो इंडिजिनस जो आर्मामेंट प्रोडक्शन है वो एक्चुअली प्रोग्राम डिलेज होते रहे, कोस्ट ओवररन्स होते रहे, तो ये प्रॉब्लम हमने देखी। तो उस टाइम चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करने के लिए क्या किया? जैसे इंजेक्ट रेशनल रिक्वायरमेंट बेस्ड प्लानिंग, यानी कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं वो क्या बनाएंगी, कितने समय में बनाएंगी, ये देश की रिक्वायरमेंट पर होगा। और देश की रिक्वायरमेंट यानी कि कस्टमर कौन है? जैसे PLA है, राइट। तो यानी कि DPSUs और डिफेंस फोर्सेज शुड वर्क इन सिंक, ये उन्होंने किया। साथ में यानी कि रेस्पॉन्सिव कस्टमर बेस जैसे डिफेंस फोर्सेज हैं, रिफॉर्म कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया, मार्केट प्लेस बना दिया। यानी कि ये भी बताया कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस जस्ट फॉर आवरसेल्फ, हमें इसको बेचना है तो हमें इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना है, और हमें कॉम्पिटिटिव भी रहना है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, टेक्नोलॉजी में भी कॉम्पिटिटिव रहना है। तो जब हम ऐसा सोचने लगते हैं ना कि हम केवल अपनी फोर्सेस की जरूरत के लिए नहीं बना रहे, हम मार्केट में एक डिफेंस पावर अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वी हैव बेटर रिजल्ट्स। अब ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग। दूसरा, FDI को भी इनवाइट किया कि चलो भाई प्राइवेट कंपनियां जो विदेश की हैं वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं। को प्रोडक्शन जैसे कि ब्रह्मोस, यानी कि हमने कहा हमारे देश की और दूसरे देश की जो कंपनीज है वो रिसर्च ज्वाइंट करेंगी और ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगी, जैसे ब्रह्मोस, इंडिया, रशिया। ऑफसेट, फॉर्मलाइजिंग ऑफसेट का मतलब है, हमने कहा कि भाई अगर हम इतने बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा दे रहे हैं दूसरे देश की इन कंपनियों को और खरीद रहे हैं आर्म्स, लेट्स डू वन थिंग, वी आर गोइंग टू हैव दिस फॉर्मलाइज्ड कंडीशनैलिटीज कि आपको इसका इतना पार्ट
हमारे देश की डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने में खर्च करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता ये भी रिफॉर्म में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है? एक्सपोर्ट, हमने आर्म्स एक्सपोर्ट को एनकरेज किया। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो एक ही समय पर एक ही तरह के चैलेंजेस, एक ही तरह के मॉडल से आगे बढ़ी हैं। चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि मोर देन 1000 फैक्ट्रीज इन चाइना व्हेन इट कम्स टू केवल एसओईज की बात करूं, अगर गवर्नमेंट फैक्ट्रीज की बात करूं तो यानी कि चाइना ने स्केल पर खेला, प्राइम प्रायोरिटी रखी। और वो इसलिए भी कर पाया क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन गया था और चाइना के पास ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज आ ही रहा था। तो चाइना को पता था अगर वो इतनी बड़ी ट्रेड पावर बनेगा तो ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री पावर बनना होगा। तो इस वजह से चाइना ने उस तरफ इतना पैसा चैनलाइज किया और इसी का रिजल्ट है। तो हम भी अब पुराने पैराडाइम से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम भी प्राइवेट सेक्टर में और एक्सपोर्ट करने में वी आर मेकिंग एफर्ट्स। नाउ जस्ट चेक दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन ordnance factory was set up in 1712 by the English East India Company। दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहां पर दिख रहा है, तो आंसर आप कमेंट में बताइएगा। देखिए आंसर यहां पर है डच कंपनी एज अ गन पाउडर फैक्ट्री। तो इट वाज नॉट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। इस पीडीएफ को मैं शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में अभी अपलोड कर दूंगा। यू कैन जस्ट डाउनलोड और आपके पास ये पूरा कंटेंट रहेगा। एनालाइज द सिग्निफिकेंस एंड एफर्ट्स मेड बाय इंडिया फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। तो आप एनालाइज तो कर सकते हैं ना, अभी तो आपको एफर्ट्स बताए, सृजन, आईडेक्स याद है ना, तो इन इनिशिएटिव्स को आपको इसमें बताना होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। आई थिंक कॉन्फिडेंस आप में आ रहा होगा। तो यही पर्पस था इस वीडियो का।